हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद। आज का जो लेक्चर है प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनियन गवर्नमेंट के अंदर जो है आपके पार्ट 5 में हम लोग क्या करते हैं, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 52 से 151 के बाद यूनियन गवर्नमेंट की बात करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं। इसमें आता है संघ कार्यपालिका, संघ विधायिका और आपका संघ न्यायपालिका। न्यायपालिका में आते हैं सुप्रीम कोर्ट। अगर संघ कार्यपालिका की बात की जाए तो संघ कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट आ गए, वाइस प्रेसिडेंट आ गए और आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आपके कौन कौन से आते हैं? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होते हैं वो पीएम होते हैं। और इसमें जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और इंडिपेंडेंट मिनिस्टर, ये सभी के आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंतर्गत आते हैं, जो संघ कार्यपालिका के भाग होते हैं। अब आते हैं संघ विधायिका की बात करते हैं। संघ विधायिका जो है इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो आपका प्रेसिडेंट होते हैं, लोकसभा होते हैं जिसको लोअर हाउस बोला जाता है, राज्यसभा होता है जिसको अपर हाउस बोला जाता है। ये दोनों को एमपी बोला जाता है। लोकसभा को भी एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और राज्यसभा को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि दोनों पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं। तो लोकसभा को लोअर हाउस और राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। कैबिनेट और मिनिस्टर में देख लेते हैं। कैबिनेट और मिनिस्टर में कौन कौन से आते हैं? तो कैबिनेट और मिनिस्टर की बात करते हैं, मंत्रिपरिषद की बात की जाए तो आपका आता है कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और इंडिपेंडेंट मिनिस्टर, जिनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है। अगर आपको कैबिनेट मिनिस्टर की बात करते हैं तो कैबिनेट मिनिस्टर में आपको कुछ बिग मिनिस्टर होते हैं और आपका स्मॉल मिनिस्टर भी होते हैं। तो बिग मिनिस्टर में अंतर्गत जैसे मान लेते हैं कि कोई बड़ा मंत्रालय है, और गृह मंत्रालय में क्या होता है कि उसको एक स्टेट मंत्रालय बनाया जाता है ताकि उसके कार्य को क्या करे, कार्य करने में या कार्य संभाल सके या उसको सहयोग कर सके, उसलिए एक स्टेट मिनिस्टर बनाया जाता है। और एक होते हैं इंडिपेंडेंट मिनिस्टर होते हैं, जो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। वो क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। जैसे छोटे छोटा मंत्रालय होता है वो क्या होता है? स्वतंत्र होता है। अब कैबिनेट किसको बोलते हैं? कैबिनेट बोलते हैं मंत्रिमंडल। कैबिनेट ओनली कैबिनेट मिनिस्टर, इसमें जो होता है ओनली कैबिनेट मिनिस्टर ही आते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे जो आपका है, ये आपका फाइनेंस मिनिस्टर, ये आपका हो गया फाइनेंस मिनिस्टर। उसका बाद का जो लेयर हो गया आपका कैबिनेट मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपके हो गए पूरा। यानी क्या है, ओनली कैबिनेट मिनिस्टर इज पार्ट ऑफ काउंसिल मिनिस्टर। ओनली कैबिनेट जो मिनिस्टर होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या होते हैं? भाग होते हैं। तो आपको ये समझना है कि वहाँ यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर कौन होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जितने भी आपका मंत्री हैं, ठीक है, जितने भी मंत्री हैं और आपका वो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन अगर अगर आपका ये आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया। अगर कैबिनेट मंत्री की बात की जाए, मंत्रिमंडल की बात की जाए, तो सिर्फ क्या होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो आपका कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट जो मिनिस्टर होते हैं सिर्फ वही क्या होते हैं, आपका भाग, मंत्रिमंडल का भाग होता है। अब प्रेसिडेंट की बात की जाए तो प्रेसिडेंट जो होता है हम आर्टिकल 52 में हम उसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। आर्टिकल 52 में देखिए आपका प्रेसिडेंट का जो है शपथ कौन दिलाता है? तो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपके, या इसके अगर वो अनुपस्थित रहे तो सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को भी क्या कर सकते हैं, उनको राष्ट्रपति को शपथ दिला सकते हैं। और ये वर्तमान में आपका 52 का आपका BR गवई जो है आपके क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 52 नंबर का है। रिजाइन की बात करें तो प्रेसिडेंट जो रिजाइन देता है वो किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट को देता है। किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट को। और इनका कार्यकाल की बात की जाए तो कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष होता है। और ये आपका 5 वर्ष कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। बिफोर 5 ईयर्स वैकेंट, अगर बिफोर इनके 3 कंडीशन में क्या होता है, इनका सीट जो है वैकेंट हो सकता है। चाहे तो ये रिजाइन दे सकते हैं, या रिमूव हो सकते हैं, या डेथ हो सकती है। ये 3 कंडीशन में इनका क्या होता है, पद जो है रिक्त हो सकता है। अगर पद रिक्त होने की बात करते थे, अगर एक्टिंग जो प्रेसिडेंट होंगे यानी कार्यवाहक जो राष्ट्रपति होंगे, उनका जो मैक्सिमम टेन्योर होता है वह 6 महीने का होता है। 6 महीने ज्यादा वो कार्यवाहक के रूप में कार्य नहीं करेंगे। उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर ही आपको चुनाव करके राष्ट्रपति का बनाना होगा। और वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे कौन?
आपके उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। अगर वो अनुपस्थित रहे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वो भी अगर उपस्थित रहे तो आपका सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर जज होगा वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो प्रेसिडेंट की बात की जाए तो प्रेसिडेंट जो है आपका 52 आर्टिकल में पढ़ना है। इनके शपथ जो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं। वर्तमान में आपका क्यों है BR गवई जो है आपके क्या कौन से हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश है। रिजाइन की बात करें तो ये वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन देते हैं। इनका कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन कार्यकाल से पहले भी क्या कर सकते हैं, रिजाइन देके इस पद से मुक्त हो सकते हैं। रिजाइन हो सकते हैं या रिमूव कर दिया जाता है या डेथ हो जाता है। ये 3 कंडीशन में इनका पद जो है रिक्त होता है। अगर एक्टिव प्रेसिडेंट की बात करें तो इनका मैक्सिमम टेन्योर जो है 6 महीने का होगा। एक्टिव प्रेसिडेंट में कौन कौन से बन सकते हैं, तो आपको वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अगर वो अनुपस्थित रहे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये बन सकते हैं। अगर अब तक जितने भी एक्टिंग प्रेसिडेंट का कार्यवाह किए हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन कौन काम किया है। तो एक्टिंग प्रेसिडेंट में आपका वीवी गिरी जो है 1969 में बने थे। आफ्टर 2 मंथ के बाद ये रिजाइन दे दिए थे क्योंकि उनको राष्ट्रपति का पद के लिए चुनाव लड़ना था। जैसे ही ये क्या किए उसके बाद बने हिदायतुल्ला 1969 में। जैसे बीबी गिरी क्या किए आपके पद से रिजाइन दिए तो बन गए मोहम्मद हिदायतुल्ला। उसके बाद बने बीटी जती 1977 में, और उसके बाद बने फखरुद्दीन अली अहमद। जब बीटी जती रिजाइन दिए तो कौन बने 1974 से बने 77 में। तो आपका बीबी गिरी क्या किए आपका 1969 में 2 महीने के बाद रिजाइन दिए तो बने कौन, मोहम्मद हिदायतुल्ला। और जैसे बीटी जती भी 1977 में रिजाइन दिए तो बने कौन, फखरुद्दीन अली अहमद। ये एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किए। अब लिखते हैं प्रेसिडेंट जो होता है ये क्या होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम नागरिक होता है। इनका मिनिमम एज कंप्लीट होना चाहिए कम से कम 35 साल। और आपका ये क्या होते हैं, अगर देखें मिनिमम एज किसका 35 साल होता है तो प्रेसिडेंट का 35 साल होता है, वाइस प्रेसिडेंट का 35 साल होता है, और आपका गवर्नर का, ये तीनों का क्या होता है एज की बात की जाए तो तीनों का एज होता है वो 35 ईयर्स होता है। और ये तीनों क्या आता है, मैक्सिमम एज की बात की जाए तो मैक्सिमम एज इनका नो लिमिट है। री इलेक्शन की बात की तो इनका री इलेक्शन हो सकता है। अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो आपका राष्ट्रपति में क्या है आपका री इलेक्शन हो सकता है, यानी दोबारा से राष्ट्रपति बन सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है आपको 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 52, 52 से 57 और 57 से 62, ये क्या क्या है आपके राष्ट्रपति बने हैं। तो अमेरिका में क्या है, अमेरिका में सिर्फ 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत में जो है आपका कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। ये जो होते हैं राष्ट्रपति जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ इंडिया, यानी क्या होता है या संविधान का क्या होते हैं, हेड होते हैं। नॉमिनल फॉर्मल हेड ऑफ गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो ये नॉमिनल सरकार का नाम मात्र एवं औपचारिक क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। लेकिन ये आपका संविधान का क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, नाम मात्र का नहीं होते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट की बात की जाए तो सरकार का ये नाम मात्र औपचारिक अध्यक्ष होते हैं। जो अगर प्रेसिडेंट को जो है आपको अपनाया गया है कहाँ से, प्रेसिडेंट को जो अपडेट किया गया है ये आपके यूएसए से। जो पावर लाइक होता है, लेकिन इसका पावर की बात की जाए तो ब्रिटेन में जैसे पावर राष्ट्रपति को होता है वहाँ भी क्या होता है यही पावर। वहाँ के ब्रिटेन का जो रानी का या राजा का जो पावर होता है वही यहाँ पर प्रेसिडेंट का पावर है। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो क्वालिफिकेशन आपको दिया गया 52 में क्या क्या इनका आर्ता होती है। आर्ता आपको 58 में क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो ये आपका क्वालिफिकेशन जो है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। लाभ का पद जो है यह संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये जो इनका यह 35 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। मस्ट बी एलिजिबल ऑफ एमपी, यानी हमको लोकसभा का सदस्य बनने की इनके योग्यता होना चाहिए। तो इनके लिए आप क्या है भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। लाभ का पद जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये सब जो लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। लाभ के पद वो माने जाते हैं जो गवर्नमेंट सरकार के द्वारा आपको पेंशन आपको तनख्वाह दिया जाता है। जितने भी एग्जाम हैं या कोई भी एग्जाम के थ्रू हम लोग बनते हैं सभी गवर्नमेंट सर्वेंट। लेकिन ये जितने भी अगर आपका राष्ट्रपति हो गया, विधानसभा में आप सदस्य बने हैं या लोकसभा में बने हैं, राज्यसभा में बने हैं, कोई भी सदस्य बने हैं तो लाभ के पद नहीं माना जाता है। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति का पद आप स्वीकार करते हैं तो वो पद क्या होता है उस समय के बाद ही अपने आप वो रिक्त हो जाता है।
अगर सैलरी की बात करते हैं तो इनको कॉन्सोलिडेटेड फंड से दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है? कॉन्सोलिडेटेड फंड से इनको सैलरी दिया जाता है। प्रेसिडेंट का जो सैलरी होता है कितना होता है? 5 लाख। प्रेसिडेंट का जो सैलरी होता है कितना होता है? 5 लाख। वाइस प्रेसिडेंट का जो सैलरी होता है 4 लाख। वाइस प्रेसिडेंट का जो सैलरी होता है 4 लाख। ये जो होते हैं चेयरमैन राज्यसभा होते हैं। राज्यसभा का क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं। डिप्टी चेयरमैन की बात की जाए तो डिप्टी चेयरमैन का जो आपका पेमेंट होता है वह 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में होता है। 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में होता है। और डिप्टी स्पीकर का भी होता है आपको 3 लाख। ठीक है, और इनका होता है 2.5 लाख। और स्पीकर आपका स्पीकर जो लोकसभा का स्पीकर हो गया और आपका चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हो गया यानी वाइस प्रेसिडेंट हो गया, दोनों का जो पेमेंट की बात की जाए तो दोनों का जो पेमेंट है वो कितना है? आपका 4 लाख। अगर कैग बोलते हैं चेयरमैन कैग कंट्रीब्यूटर जनरल की बात की जाए तो ये आपका 2.5 लाख रुपया है। और ऑल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जितने भी सुप्रीम कोर्ट जज है तो चीफ जस्टिस का होता है 2.8 लाख। और आपका अदर जज है उनका होता है 2.5 लाख। चेयरमैन ऑफ मेंबर ऑफ यूपीएससी और जितने भी चेयरमैन हैं आपका यूपीएससी का मेंबर ऑफ यूपीएससी उनका होता है 2.25 लाख। और आपका अदर सदस्य का होता है 2 लाख। तो इस तरह से क्या है, आपको भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है। आपको प्रेसिडेंट को 5 लाख पेंशन है, वाइस प्रेसिडेंट का 4 लाख होता है और लोकसभा स्पीकर का भी 4 लाख होता है। डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा दोनों का होता है आपका 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में होता है। और आपका चेयरमैन आपका बोलते हैं कैग का होता है 2.5 लाख। अगर ऑल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट जितने भी जज हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का 2,80,000 और आपका अदर जज होता है 2 लाख 2.5 लाख उनको मिल जाता है। और यूपीएससी मेंबर जितने भी हैं उनका चेयरमैन को मिलता है आपको 2.5 लाख 2.25 लाख और अदर सदस्य जो है उनको 2 लाख। प्रेसिडेंट के आर्टिकल की बात की जाए तो 52 में बोलता है देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। और 53 में बोला गया कि वह क्या होगा? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। संघ सरकार की सभी कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी। आपको आर्टिकल 53 में बोला गया। 54 में बोला गया इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के चुनाव का बोला गया है। और आपका क्या प्रोसेस होगा? मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो एकल शकमंडलीय मत प्रणाली के द्वारा इनका चुनाव होता है। 56 में बोला गया है, 56 में आपका टेन्योर होता है, कार्यकाल टेन्योर और रिजाइन। 57 में आपका 57 में होता है री इलेक्शन। और 58 में होता है आपका क्वालिफिकेशन। और 59 में होता है आपका सर्विस ऑफ कंडीशन, सेवा शर्तें। और 60 में होता है इनका ओथ। और 61 में होता है प्रेसिडेंट को रिमूव बाय इम्पीचमेंट प्रोसेस, यानी इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। 71 में आपका होता है सुप्रीम कोर्ट शैल बी हैव राइट टू टेक द डिसीजन मैटर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रिगार्डिंग जो भी आपका इलेक्शन के मैटर रिगार्डिंग जो भी होगा वह क्या करेगा? उसको जो डिसीजन लेगा उसको सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेता है। आर्टिकल 71 72 में बोलते हैं पावर, कॉर्डन ऑफ पावर, यानी इनको क्षमादान की शक्तियाँ दे रखा है। और ऑर्डिनेंस पावर जो है अध्यादेश की जो शक्ति इनको दे रखा है 1, 2, 3 में दे रखा है। प्रेसिडेंट कंसल्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और प्रेसिडेंट जो है 1, 4, 3 के द्वारा प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के आपके जो जज हैं उनसे क्या कर सकते हैं? सलाह ले सकते हैं। वह आर्टिकल 143 में। अगर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो इलेक्शन का क्या प्रोसेस है? इलेक्शन आपका होता है आर्टिकल 54 में होता है। राज्यसभा में क्या होता है, इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेट लेते हैं पहले देख लेते हैं। मतलब इनके निर्वाचन मंडल में कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके ओनली इलेक्ट, इसमें सिर्फ क्या होते हैं? सिर्फ निर्वाचित होते हैं। एमपी ऑफ लोकसभा, निर्वाचित एमपी ऑफ राज्यसभा और एमएलए, ऑल स्टेट का एमएलए जो होता है वो भाग लेते हैं, लेकिन वो सब क्या होना चाहिए? आपका इलेक्टेड होना चाहिए, सभी निर्वाचित होना चाहिए। और ओनली एमएलए ऑफ दिल्ली और पुरी जो है, जो अगर यूटी की बात की जाए तो दिल्ली और पुरी जो है यूटी है उसमें क्या होता है? उसके भी आपका एमएलए भाग लेते हैं, वो भी इलेक्टेड एमएलए। सिर्फ यूटी में आपका दिल्ली और पुरी जो है। तो ये आपका 17वां संविधान संशोधन में यह क्या गया? इनको अधिकार दिया गया कि ये क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में क्या कर सकते हैं? अपना मतदान दे सकते हैं। यह 70 संविधान संशोधन 1992 में किया गया है, इनको पावर दिया गया। राज्यसभा में अगर सीट की बात की जाए तो आपका राज्यसभा में 245 है, इलेक्टेड आपका 233 और आपका 12 मेंबर जो है नॉमिनेटेड होते हैं। और लोकसभा की बात की जाए तो वर्तमान में आपका 543 है इलेक्टेड और आपको 2 एंग्लो इंडियन
जो इनको समाप्त कर दिया गया। ये 500 हो गए 45। अगर मैनर ऑफ इलेक्शन की बात की जाए तो मैनर ऑफ इलेक्शन की क्या इनका प्रोसेस है इलेक्शन का। पहले हम यहाँ देख लिए कौन कौन से आपका निर्वाचन मंडल में होते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और आपका विधानसभा, एमएलए, सभी सिर्फ क्या होता है इलेक्टेड ही भाग लेते हैं। और दिल्ली और पुडुचेरी के भी आपका एमएलए भाग लेते हैं। आपका इनको जो है 70 संविधान संशोधन 1992 में इनको पावर दिया गया। अगर निर्वाचन मंडल की बात करते हैं तो निर्वाचन मंडल का जो है आर्टिकल 55 में इनका अगर सोर्स की बात करते हैं तो सोर्स आयरलैंड से लिया गया। तो आपका माइनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है इनका आयरलैंड से लिया गया। इनका होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, और यह सिंगल ट्रांसफरल वोट सिस्टम, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा इनको क्या किया जाता है। जैसे आपका सेंट्रल सरकार हो गया और ये स्टेट दोनों में देख लेते हैं। तो स्टेट में क्या होता है कि आपका सेंटर में 543 एमपी हो गए, 233 आपका राज्यसभा के एमपी हो गए, टोटल आपका 776 एमपी हो गए। और एमएलए की बात करते हैं तो अप्रोक्स 4200 एमएलए हैं। और वोट वैल्यू के इनमें क्या कहता है, सभी के वोट वैल्यू को समानता लाया जाता है सभी को एमएलए में। तो वैल्यू ऑफ एमएलए वोट निकालने के लिए टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट एंड इलेक्टेड एमएलए ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाई 1000। तो क्या करते हैं सभी एमएलए का वोट वैल्यू निकालने के लिए, यानी वैल्यू को क्या करते हैं कौन किसका क्या वैल्यू है उसके वैल्यू को निकालने के लिए। ये इसका मतलब यही हुआ कि सभी स्टेट का जो एमएलए होता है उसी का क्या होता है वैल्यू, वोट वैल्यू क्या होता है अलग अलग होते हैं। क्योंकि जनसंख्या जहाँ जनसंख्या होता है सभी स्टेट की जनसंख्या क्या होंगे अलग अलग होंगे, जिसका एमएलए भी अलग अलग होंगे। उसी के हिसाब से जैसे एक एमएलए का अगर मान निकालते हैं तो मान लेते हैं कि अगर जनसंख्या आपका 6 लाख या 6 करोड़ है और 200 सीट है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो एक एमएलए का जो आया है वैल्यू, वोट वैल्यू आपका 300। ठीक है। अगर वैल्यू ऑफ एमपी वोट, अगर वैल्यू ऑफ एमपी वोट निकालते हैं तो टोटल वैल्यू ऑफ ऑल इलेक्टेड एमएलए, जितने भी एमएलए हैं इलेक्टेड एमएलए स्टेट विद दिल्ली एंड पुडुचेरी, उसका और डिवाइडेड बाई टोटल एमपी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो अगर इसको डिवाइड करते हैं तो एक एमपी 7 एमएलए के बराबर वैल्यू इनका आया। ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं वैल्यू ऑफ एमपी का वैल्यू, वोट वैल्यू निकालते हैं। सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम क्या है, सिंगल ट्रांसफर से देख लेते हैं। तो एकल संक्रमणीय मत के द्वारा हम देखते हैं कि आपको इसमें क्या है मोर देन 50% फर्स्ट प्रेफरेंस। जैसे हम मान लेते हैं कि सचिन, जया और आपका भगवान है। क्या है, सचिन, जया और भगवान है। तो आपको चलिए इसको छोड़ देते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का जो है चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। आपका प्रेसिडेंट होता है वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति का। एमपी ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का जो चुनाव होता है। और एमएलसी ऑफ एमएलसी ऑफ आपका किसका लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये जो 4 व्यक्ति हैं यानी आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य और आपका विधान आपका परिषद के सदस्य का जो चुनाव होता है, वोटिंग जो होता है वह सिंगल ट्रांसपेरेंट वोट सिस्टम के माध्यम से होता है। अब देखते हैं रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का रिमूवल कैसे होता है। तो आर्टिकल 61 में इनको रिमूवल की बात की गई है। यह सोर्स जो है आपका यूएसए अमेरिका से लिया गया है। प्रेसिडेंट रिमूव द पार्लियामेंट, आपका प्रेसिडेंट को जो रिमूव किया जाता है वह पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, इम्पीचमेंट के द्वारा। इम्पीचमेंट यानी इस पर महाभियोग लगाया जाता है। इसका बेस क्या है, तो बेस आपका इम्पीचमेंट लगाने का एक ही बेस है आपका रिमूवल ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो उल्लंघन करते हैं उसी के आधार पे आपका सिर्फ इनको जो है लगाया जाता है। अगर इम्पीचमेंट बिल की बात करते हैं तो इम्पीचमेंट बिल जो है कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। महाभियोग जो है आपका किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी हाउस में क्या कर सकते हैं, इनका इम्पीचमेंट ला सकते हैं। इसका प्रोसेस क्या है, जैसे हम सपोर्ट मान लेते हैं कि अगर आपको इम्पीचमेंट राज्यसभा में लाना है या लोकसभा में लाना है, जिसमें भी लाना है तो आपको जिसमें इनिशिएट करना होगा उसमें 1/4 मेंबर टोटल मेंबर ऑफ का साइन होना चाहिए। ठीक है, कितना साइन होना चाहिए, 1/4 मेंबर। अगर मान लें कि आपका राज्यसभा में आता है तो 250 का 1/4 निकाल लीजिए। अगर लोकसभा में आता है तो 1/4 उसमें निकाल लीजिए। और उसमें जैसे ही आपका इनिशिएट होगा आपका राज्यसभा में, उसमें क्या करते हैं कि 2/3 मेजोरिटी से आपको इनको क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। और पास करने के बाद 2/3 मेजोरिटी से पास होगा तो फिर क्या करेगा, यह लोकसभा में जाएगा।
जब ये लोकसभा में जाएगा तो लोकसभा बोलते हैं दूसरा जो होगा, जैसे मान लें कि राज्यसभा में होता है तो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में हो तो राज्यसभा में जाएगा। तो जो सेकंड हो गया वो होता है इन्वेस्टिगेशन हाउस। इनमें क्या करता है, राष्ट्रपति अपना प्रतिनिधित्व को या अपना रख सकते हैं। और एक चीज़ और है कि आपको राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए, आपको ये क्या बोलते हैं 14 दिन पहले जो है इनको सूचना दे देना चाहिए। 14 दिन पहले इनको सूचना दे दिया जाता है इनके रिगार्डिंग कि आपके महाभियोग आप पे लगाया जा रहा है। ठीक है, ये है राष्ट्रपति। तो ये आपका इन्वेस्टिगेशन हाउस हो जाएगा। दूसरा जो आता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन, उसके लिए कमेटी बनाया जाता है। हेड जो इसका जो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनका हेड होता है। और इनको भी क्या करते हैं 2/3 मेजोरिटी से टोटल मेंबर से क्या करते हैं पास करते हैं। ठीक है, तब क्या होता है इनका इम्पीचमेंट पास हो जाता है और उस जैसे ही पास होता है तो ये अपना पद से मुक्त हो जाते हैं या पद से इनको हटा दिया जाता है। तो इम्पीचमेंट का प्रोसेस यही है कि आपको जिसमें लाना है लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सभा में ला सकते हैं। 1/4 मेंबर से टोटल मेंबर से इनको क्या करना पड़ेगा, साइन कराना पड़ेगा इनिशिएट के लिए। और जैसे ही वो साइन हो जाएगा तो आपका 2/3 मेजोरिटी से इनको टोटल मेंबर का 2/3 से इनको क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। जैसे ही राज्यसभा में पास हो गया तो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में जाएगा तो दूसरी सभा को हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन हाउस। क्या है कि इनका सभी जांच पड़ताल होता है, इन्वेस्टिगेशन कमेटी गठित होती है, उसका हेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। और जैसे ही कमेटी अगर सही पाया जाता है तो यह क्या होता है 2/3 मेजोरिटी से टोटल नंबर से पास आपका हो जाता है। तो राष्ट्रपति क्या होता है, विमुक्त हो जाता है। अगर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात की जाए, एग्जीक्यूटिव पावर के कौन कौन से पावर हैं इनके पास, तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट का बात है। पहले होता है कार्यपालिका पावर हो गया, विधायी पावर हो गया, वित्तीय पावर हो गया, न्यायिक पावर हो गया। ये जो सिर्फ है ये फर्स्ट जो 4 है ये सिर्फ क्या होता है, यही सिर्फ गवर्नर को प्राप्त है। ओनली क्या है 4 इनके पास, गवर्नर को सिर्फ क्या है 4 प्राप्त है। और आपका डिप्लोमेटिक हो गया, आपका मिलिट्री हो गया, इमरजेंसी जो पावर है ये इनको प्राप्त नहीं है। मिलिट्री पावर और आपका डिप्लोमेटिक पावर ये क्या इनको प्राप्त नहीं है। ठीक है, और अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है आपको राष्ट्रपति का 123 में है और आपका गवर्नर का 213 में। चलिए स्टार्ट करते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर की बात करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर में क्या क्या है, तो एग्जीक्यूटिव पावर में स्टार्ट करते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर में आप प्रेसिडेंट का देख लेते हैं। तो जितने भी आपका 2 ही चीज़ है, आपका जितने भी अपॉइंटमेंट और रिमूव करना है ये सब एग्जीक्यूटिव पावर में आता है। यह कार्यपालिका आपका शक्ति में आता है। और फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी संस्थाएं का ऑर्गेनाइजेशन का गठन होगा, गठन करवाना क्या है इनका एक काम है। जैसे मैं पीएम का बोल देते हैं तो पीएम फर्स्ट क्या है, पीएम का जो अपॉइंट और रिमूव करते हैं कौन करते हैं, आपका प्रेसिडेंट के द्वारा आपका अपॉइंट और रिमूव होता है। जितने भी मिनिस्टर है आपका सेंट्रल मिनिस्टर जितने भी है सबका जो नियुक्ति और रिमूव कौन करता है, बाई प्रेसिडेंट द्वारा एडवाइस ऑफ पीएम, यानी प्रधानमंत्री जिसको बोलते हैं कि भाई इसको मंत्री बनाना है तो उसके आधार पर क्या करते हैं उसको शपथ दिलाते हैं। और इसी तरह गवर्नमेंट की बात की जाए, गवर्नर मतलब स्टेट की बात की जाए तो गवर्नमेंट स्टेट में क्या होता है ये भी क्या करते हैं। नहीं, गवर्नर की बात की जाए तो गवर्नर ऑफ स्टेट जो है अपॉइंट और रिमूव जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, से एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी आपका केंद्र सरकार के एडवाइस पे ही राष्ट्रपति जो है आपके गवर्नर को क्या करते हैं, चूज करते हैं। अब यूटी की बात की जाए तो यूटी में क्या होते हैं, आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गया, उपराज्यपाल हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया और आपका चीफ कमिश्नर हो गया। ये 3 होते हैं यूटी में। दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार की बात की जाए तो आपके उपराज्यपाल आते हैं। दिल्ली में हो गए उपराज्यपाल, पुडुचेरी में उपराज्यपाल और आपका अंडमान निकोबार में उपराज्यपाल होता है। दमन दीव और नागर हवेली आपका सब क्या होगा, दोनों एक ही होगा। इसमें क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं। लक्षद्वीप में भी क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, प्रशासक होते हैं। और चंडीगढ़ में क्या होते हैं चीफ कमिश्नर होते हैं। तो इनका भी जो अपॉइंट और रिमूव होता है, इनका भी जो क्या करते हैं आपका जितना भी उपराज्यपाल हो गया, प्रशासक हो गया, चीफ कमिश्नर हो गया, इनका भी जो नियुक्ति जो किया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी केंद्र सरकार के सलाह पे राष्ट्रपति क्या करते हैं इनको नियुक्त करते हैं। अगर अटॉर्नी जनरल की बात की जाए तो अटॉर्नी जनरल अब महान्यायाधीश का भी जो नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। ये किसके एडवाइस पे, तो एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार के एडवाइस पे ही क्या कहते हैं आपका अटॉर्नी जनरल महान्यायाधीश को नियुक्ति करते हैं। कैग का नियुक्ति कौन करता है, कैग कंप्ट्रोलर, ऑडिटर और जनरल, चीफ इलेक्शन कमीशन, यानी ऑल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सभी का जो नियुक्ति है पॉइंट जो है आपका राष्ट्रपति करते हैं किस, और रिमूव भी क्या कहते हैं राष्ट्रपति किसके एडवाइस पर, एडवाइस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के एडवाइस पर क्या करता है आपको
आपको इनको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। चीफ इलेक्शन कमीशन और जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट और कंप्यूटर ऑडिटर जनरल। अब आते हैं यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, सीआई सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये सभी कमीशन का जो आपका चेयरमैन और मेंबर का जो नियुक्ति होता है वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, और रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और इनको जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जितने भी आपके हैं यूपीएससी, जेपीएससी, आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जितने भी इनके अध्यक्ष हैं या चेयरमैन हैं या सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, रिमूव भी करते हैं राष्ट्रपति। लेकिन रिमूव जो होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट के सजेशन से ना होके ये होता है एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस पर इसको क्या कहता है, रिमूव किया जाता है। अगर आप फॉर्मेशन की बात की जाए तो फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, फाइनेंस कमीशन हो गया, आपका एससी एसटी कमीशन हो गया, ओबीसी कमीशन हो गया, भाषा आयोग हो गया, माइनॉरिटी कमीशन, अल्पसंख्यक आयोग हो गया, इन और इंटर स्टेट ऑफ काउंसिल, ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद का भी गठन जो है यह राष्ट्रपति के द्वारा फॉर्मेशन किया जाता है। और इनका चेयरमैन होता है, चेयरमैन मेंबर होते हैं अपॉइंट और रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश पे ही सभी का क्या होता है, आपका चेयरमैन और मेंबर यानी आपका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या सदस्य जो है और सभी नियुक्त होते हैं। तो सिर्फ आपको इसमें याद रखना है कि यूपीएससी, जेपीएससी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सीबीएसई और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में जो है यहाँ सेंट्रल क्या गवर्नमेंट क्या आती है, एडवाइस पे आपका रिमूव नहीं किया जाता है, सिर्फ होता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिमूव किया जाता है। अब इसी तरह हम क्या करते हैं, स्टेट में देख लेते हैं, यानी गवर्नर के हम कार्यपालिका शक्ति की बात कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट किसको किसको अपॉइंट करता है, तो इसी तरह से अपॉइंट जो है सीएम को अपॉइंट करता है बाय गवर्नर के द्वारा। ऑल मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर्स आपका राज्य के जितने भी मिनिस्टर हो गए सभी को जो अपॉइंट और रिमूव कौन करेगा, बाय गवर्नर एडवाइस ऑफ द सीएम। सीएम के आदेश पर क्या करता है, गवर्नर इसको नियुक्ति करता है। जिस तरह से आपका महान्यायाधीश की नियुक्ति होती है उसी तरह से स्टेट में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। ये अपॉइंट और रिमूव द गवर्नर एडवाइस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट यानी आपका केंद्र राज्य सरकार के आदेश पर क्या करता है, महाधिवक्ता को नियुक्त किया जाता है। महाधिवक्ता उसको नियुक्त करता है जिसको क्या अच्छा जानकार हो और इनका कुछ क्राइटेरिया उसको फुलफिल करता हो। अगर स्टेट पीसीएस की बात की जाए, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की बात की जाए, तो इनका जो है चेयरमैन मेंबर जो अपॉइंट होता है वह किसके द्वारा होता है, गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन यह गवर्नर जो है इसको रिमूव नहीं कर सकता है, ये सिर्फ क्या कर सकते हैं, एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के आधार पर ही इसको रिमूव करते हैं सिर्फ प्रेसिडेंट। तो आपको याद रखना है कि जितना भी है बीपीएससी का जो अध्यक्ष है, चेयरमैन है, सदस्य है, उसको जो है अपॉइंट सिर्फ आपका अपॉइंट जो है वो गवर्नर करता है। लेकिन इसको हटाने की जब बात आएगी तो हटाएगा कौन, प्रेसिडेंट हटाएगा ऑन द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर इसी तरह से स्टेट में फॉर्मेशन की बात की जाए तो राज्य वित्त आयोग हो गया, स्टेट में एससी एसटी आयोग हो गया, ओबीसी आ गया, अल्पसंख्यक आयोग हो गया, भाषा आयोग हो गया। सभी के जो चेयरमैन है और मेंबर है इनको जो नियुक्ति होता है वो कौन करता है, गवर्नर करता है बाय एडवाइस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के आदेश पर क्या करता है, इन सब की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 2 में बोला गया है कि अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में कोई मतभेद होता है तो इसको जो है इसका जो देखभाल जो करेगा वह आपको सुप्रीम कोर्ट करेगा, या इनका मुकदमा जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट में। अब राष्ट्रपति के देख लेते हैं। आपका राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की विधायी शक्ति है दोनों। आपके हम कार्यपालिका शक्तियाँ देख लिए, अब देखते हैं विधायी शक्ति कौन कौन से हैं। तो विधायी शक्ति में आपका कहता है नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ हाउस से आपका सदनों में क्या करना है, आपको सदस्य को मनोनीत करना है। एनुअल रिपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाओं का वार्षिक रिपोर्ट, सेशन, सत्र, विधेयक, विटो पावर, आपको विटो शक्तियाँ के बारे में पढ़ना है, विधायिका शक्ति है। और ऑर्डिनेंस पावर यानी अध्यादेश शक्तियाँ के बारे में पढ़ना है। अब देख लेते हैं नॉमिनेटेड मेंबर इन हाउस। नॉमिनेटेड मेंबर इन हाउस की बात करते हैं तो आपका सेंट्रल में देख लेते हैं और साथ में स्टेट में भी देख लेते हैं। तो आपके क्या है, लोकसभा में आपको आर्टिकल 331 और आपको विधानसभा में 333। तो लोकसभा में क्या है, 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन किया जाता था। 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन किया जाता था
जो भारतीय, जो क्या है यूरोपियन लेकिन भारतीय नागरिक हैं। लेकिन इसको क्या किया गया, आप संविधान संशोधन करके इसको अब क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। आर्टिकल 331 और आर्टिकल 333 को क्या किया है, जो गवर्नर के द्वारा नियुक्त होते हैं इनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो 331 आपका आता है 2 इंडियन को क्या करना, नॉमिनेट करना, और आपका 333 हो गया आपका स्टेट में 1 इंग्लो इंडियन को। इसमें क्या कहता है, 1 इंग्लो इंडियन को क्या करते थे, नॉमिनेट करते थे। अब आते हैं राज्यसभा में, देखें तो आर्टिकल में क्या करते हैं, आर्टिकल 80 में हम क्या करते हैं, 12 मेंबर को क्या करते हैं, आपका क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। और उसी तरह से राष्ट्रपति जो होता है वह 1/6 सीट ऑफ एलसी यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद का 1/6 भाग जो है वह क्या करता है, मनोनीत करता है। और वह कौन, सोशल सर्विस हो, साइंस हो, लिटरेचर और आर्ट, ये सभी कला में जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनको क्या कहता है, मनोनीत कहता है। और इसमें भी आपका उसी तरह से है, लेकिन इसमें जो सीट होते हैं आपका 12 मेंबर राज्यसभा में हो गया, और आपका विधान परिषद की बात की जाए तो 1/6 ऑफ इस सीट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब आते हैं एनुअल रिपोर्ट की बात करते हैं, तो एनुअल रिपोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, पहले देख लेते हैं। तो आपका यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, SC/ST कमीशन, OBC कमीशन, लैंग्वेज कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन, ये सभी जो कमीशन है आपका एनुअल रिपोर्ट सबमिट करते हैं राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति सबमिट करते हैं लोकसभा। ठीक है, तो आपको प्रत्येक वर्ष क्या करना है, इनका रिपोर्ट देना है, क्या प्रोग्रेस है, क्या क्या हो रहा है, तो इनका क्या करना है, इनको एनुअल रिपोर्ट भेजना पड़ता है हर साल। सबमिट प्रेसिडेंट को करते हैं, प्रेसिडेंट इनको क्या करते हैं, लोकसभा राज्यसभा हाउस में इनको पटल पर रखवाते हैं। इसी तरह से स्टेट में क्या होता है, स्टेट में भी आपका SC/PSC हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, SC/ST कमीशन हो गया, OBC कमीशन हो गया, लैंग्वेज कमीशन हो गया, माइनॉरिटी कमीशन हो गया। ये सभी क्या है आपका, ये क्या करते हैं, एनुअल रिपोर्ट जो है ये गवर्नर को यानी राज्यपाल को सबमिट करते हैं, और आपको इंट्रोड्यूस इन लोकसभा आपका विधानसभा या विधान परिषद में इनको क्या कहता है, इंट्रोड्यूस करता है कौन, गवर्नर। अगर बजट की बात कर, सत्र की बात करते हैं तो सत्र में क्या होता है, सेंट्रल में भी सत्र पर बात करेंगे और राज्य में भी बात करेंगे। तो सत्र को द 1/10 मेंबर शुड बी प्रेजेंट इन हाउस, मतलब क्या है, सत्र को यानी कोई भी कार्यवाही स्टार्ट करने के लिए आपका 1/10 यानी कोरम पूर्ति जो होता है 1/10 मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए, उसको बोलते हैं कोरम। जो आर्टिकल 100 में बात की जाती है कि आपको कोरम की धन पूर्ति के लिए कम से कम क्या है, 1/10 मेंबर क्या होना चाहिए, होना चाहिए। अगर लोकसभा के कोरम की बात की जाए तो 1/10% होना चाहिए। राज्यसभा में क्या होता है, उसमें भी कोरम की बात की जाए तो उसमें 1/10% होना चाहिए कोरम के। अब सेशन जो होता है इनमें 3 पार्ट है, आपका सेशन हो गया, एड्रेशन हो गया, स्पेशल एड्रेशन हो गया। ठीक है, सेशन देख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एड्रेशन देख लेंगे, और उसके बाद हम देख लेते हैं संबोधन। देखिए आर्टिकल 85 में बोला गया सेशन, आर्टिकल एड्रेशन, और 87 विशेष एड्रेशन। सेशन में आपका 3 पार्ट होते हैं, सेशन में आपका प्रोपगेशन, सत्रावासन और आपका विघटन। सेशन में आपका 3 सेशन होते हैं, कौन कौन से सत्र होते हैं, आपका समर सेशन, समर हो गया, मानसून सेशन और आपका विंटर सेशन। समर सेशन को ही बोलते हैं बजट सेशन। बजट सेशन ये सबसे क्या आता है, सबसे लंबा सेशन होता है, 2 से 2.5 महीने तक चलता है, ये फरवरी से मार्च में चलता है, कौन, समर सेशन। अगर मानसून सेशन की बात की जाए तो मानसून जो सत्र है आपका 20 से 30 दिन का होता है, ये जुलाई से अगस्त के बीच में चलेगा, जुलाई से अगस्त के बीच में चलेगा। और आपका विंटर सेशन की बात की जाए तो विंटर सेशन जो है आपका 15 से 25 दिन का होता है, नवंबर दिसंबर चलता है। विंटर सेशन ये सबसे क्या आता है, छोटा सेशन होता है। तो अगर सेशन जो है आपका 3 हो गया, आपका समर सेशन, इसी को बोलते हैं बजट सेशन, मानसून सेशन और आपका विंटर सेशन। सबसे लंबा सेशन की बात की जाए तो समर सेशन होता है, सबसे छोटा सेशन की बात की जाए तो विंटर सेशन होता है। अब आता है प्रोपागेशन। प्रोपागेशन क्या के लिए सेशन देख लिए, अब देखते हैं प्रोपागेशन। प्रोपागेशन में क्या होता है कि आपका सत्रावासन करने का मतलब है कि ड्यूरेशन बिटवीन 2 सेशन, आपको 2 सेशन के बीच में मिनिमम नॉट मोर देन 6 मंथ यानी 6 महीना से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। और मिनिमम सेशन कम से कम देखिए, अगर 6 महीना का जो गैप नहीं होगा तो कम से कम क्या होगा, 2 मिनिमम तो होगा ही होगा। मैक्सिमम की बात की जाए तो मैक्सिमम कितना भी आप कर सकते हैं। डिजोल्व की बात की जाए तो आर्टिकल 85 में डिजोल्व की बात की जाएगा था, लेजिस्लेटिव इज नॉट परमानेंट हाउस, इनको क्या जाता है, विघटन भी कर दिया जाता है, क्योंकि जो लोकसभा होते हैं या विधान
सभा होते हैं, ये क्या कहते हैं, परमानेंट हाउस नहीं है। इसलिए इसको क्या कर सकते हैं कि एडवाइस ऑफ पीएम के सलाह पे राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, इसको डिजोल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका डिजोल्व, प्रोपागेशन और आपका सेशन। अब पढ़ते हैं अड्रेशन। देखिए सेशन जो है आपके क्या करते हैं, अब स्टेट का पढ़ लेते हैं सेशन। स्टेट में भी क्या करना चाहिए, आपको 1/10 मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए कोरम के लिए। आर्टिकल इनका जो है 189 में बोला गया। तो क्या करता है कि 100 में हम जब 89 जोड़ते हैं, 100 में कितना जोड़ते हैं, 89 जोड़ते हैं, तो आपका 89 जोड़ने से क्या होगा, सीधे हम पहुंच जाएंगे स्टेट पे। इसमें भी क्या होगा, 1/10 मेंबर आपका विधानसभा में चाहिए और विधान परिषद में भी होना चाहिए। इसमें अगर 170, देखिए 85 में हम क्या करते हैं, अगर 89 जोड़ते हैं तो 174 आता है, उसके बाद 175 हो गया और 176 हो गया। अब पढ़ते हैं क्या 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 है। इनका भी सेशन का वही है, बजट सेशन पड़ता है और आपका समर सेशन हो गया, मानसून सेशन हो गया, विंटर सेशन हो गया। लेकिन जो अलग अलग समय में इनका निर्धारित होता है, ठीक है, अलग अलग समय में निर्धारित होता है। प्रोपागेशन सेम है आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कम से कम साल में 2 बार आपका क्या होना चाहिए, बैठक होना ही चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम कितनी बार भी हो सकता है। डिजोल्व की बात की जाए तो डिजोल्व भी क्या करता है, ये भी क्या है, आपका विधानसभा होता है, ये भी क्या नॉन परमानेंट हाउस होता है, इसलिए इसको कभी भी डिजोल्व कर सकते हैं। और एक्टिंग ऑफ वाइस ऑफ सीएम के आदेश पर गवर्नर कभी भी इसको क्या कर सकता है, विघटन कर सकता है। अब एड्रेशन पढ़ते हैं, तो एड्रेशन आपका 85 में हम पढ़ लिए थे सेशन, और 86 में पढ़ते हैं एड्रेशन। ठीक है, एड्रेशन में क्या होता है कि आपको सेंटर जो होता है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस टू सेंड मैसेज टू हाउस। सदन को क्या होता है, संदेश भेजना और सदन को संबोधित करने की शक्ति है इनके पास है। लोक महत्व के मामले पर क्या करता है, सदन में क्या संदेश भेजते हैं या संबोधित करना है, इनके पास आपको 86 में पावर मिला। स्पेशल एडिशन की बात करते हैं, तो स्पेशल एडिशन जो है आपका 87 में होता है। ये फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, प्रत्येक साल का क्या होता है, फर्स्ट सेशन ऑफ प्रत्येक साल का पहला जो सेशन होता है, उसमें क्या करते हैं आपका, या न्यू सेशन, फर्स्ट सेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट शैल बी स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। यानी कोई नया सरकार बन के आते हैं तो उसका फर्स्ट सेशन या हर साल का पहला सेशन जो है, ये जो है आपका विशेष, इसको बोलते हैं स्पेशल एड्रेशन। जो संबोधन करते हैं किसी भी साल का जो पहला सेशन में संबोधन करते हैं उसको बोलते हैं स्पेशल एड्रेशन। या कोई नया सरकार बन के आती है तो उसको जो संबोधित करते हैं उसको बोलते हैं स्पेशल एड्रेशन। ये जो स्पीच जो है, यह तैयार कौन करता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा तैयार किया जाता है। इसी तरह से एड्रेशन की बात करते हैं स्टेट में, तो स्टेट में एड्रेशन क्या होता है आपका 85 था और 86 हो गया, इसमें 90 जोड़िएगा तो 175 आएगा। इसी तरह से क्या करते हैं, पावर गवर्नर का गवर्नर का शक्ति है कि वह क्या कर सकता है, वह लोग आपके विधान परिषद को, विधानसभा को मैसेज दे सके। और इसी तरह से आपका स्पेशल एडिशन होता है इनके पास भी 176 में। ये भी क्या करते हैं कि फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, प्रत्येक साल का पहला जो सेशन होता है उनको संबोधन करना, और आपको कोई नया सरकार बन के आती है, कोई नया सीएम बन के आता है तो उनको भी संबोधन करना इनके अंतर्गत आता है, स्पेशल एडिशन के अंतर्गत आता है। अब बिल की बात करते हैं, तो बिल में आपका क्या है, पार्लियामेंट में जो है आपका कैसे पास होगा उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो पार्लियामेंट के जो अंग होते हैं, आपका प्रेसिडेंट आपका 52 में हो गया, लोकसभा 81 में हो गया, आपका राज्यसभा 80 में आपका हो गया। ये जो है पार्लियामेंट जो होता है वह सिर्फ आर्टिकल 79 के अंतर्गत क्या करता है, वर्क करता है। इनका काम क्या होता है पार्लियामेंट का, तो कानून को बनाना होता है। ठीक है, बिल क्या होता है, तो प्रिपेयर बाय द गवर्नमेंट और एनी मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट। बिल क्या होता है कि आपका राज्य सरकार, केंद्र सरकार या कोई भी सरकार या कोई मिनिस्टर हो, उसके द्वारा क्या करता है, विधेयक को बनाया जाता है। और ये विधेयक जो है आपको पास होने पर क्या बन जाता है, ये पार्लियामेंट में पास होगा तो यह बन जाएगा कानून। ठीक है, ये बिल क्या पास होने के बाद ये कानून बनता है। तो अगर बिल बनाने के आधार पर बात करते हैं तो आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक सरकारी विधेयक बोलते हैं और एक निजी विधेयक बोलते हैं। तो गवर्नमेंट बिल जो होता है 199% आपका गवर्नमेंट बिल होता है, क्योंकि ये केंद्र सरकार यानी जो आपके सत्ता पक्ष में रहते हैं उनके सरकार के द्वारा या उनके मंत्री के द्वारा या किसी के द्वारा जब बनाया जाता है बिल, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बिल है, सरकारी बिल। लेकिन प्राइवेट बिल में कोई यह होता है निजी विधेयक, यानी किसी मंत्री के द्वारा निजी व्यक्ति के द्वारा जो बिल बनाया जाता है उसको बोलते हैं प्राइवेट बिल। और प्राइवेट बिल लगभग ना के बराबर ही पास होते हैं।
अब बिल की बात की जाए तो आपका कितने होते हैं? ऑर्डिनरी बिल होते हैं, मनी बिल होते हैं और आपका फाइनेंस बिल होता है। ऑर्डिनरी बिल साधारण विधेयक की बात की जाए तो आर्टिकल 107 में चर्चा किया गया, मनी बिल 110 में चर्चा किया गया है और आपका फाइनेंस बिल जो है 117 में चर्चा किया गया। और संविधान संशोधन आपका ये भी एक प्रकार का बिल है जो आपका आर्टिकल 368 में किया गया। तो आपका ऑर्डिनरी बिल आपका 107 में और मनी बिल 110 में, फाइनेंस बिल 117 में, ठीक है। और आपका संविधान आपका बिल जो है 368 में। ऑर्डिनरी बिल मैटर ऑफ एक्सेप्ट ऑफ मनी बिल एंड बिल ऑन फाइनेंस। ऑर्डिनरी बिल जो होता है वह मनी बिल या फाइनेंस बिल को छोड़ के जितने भी बिल आते हैं उसी को बोलते हैं ऑर्डिनरी बिल। जैसे आपका मनी बिल में फंड मनी ऑर्डिनरी बिल आप किसको बोलते हैं? तो फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी उसको छोड़ने के बाद, फाइनेंस या मनी बिल से छोड़ने के बाद जो भी सभी बिल बनते हैं उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी बिल। मनी बिल में क्या क्या आता है? तो मनी बिल में आपका आता है फंड, टैक्सेज, चार्ज, एक्सपेंडिचर, डेप्ट रील, ये सब कहते हैं मनी बिल में आते हैं। आपका फाइनेंस बिल में फाइनेंशियल मैटर पे जो आते हैं उसको फाइनेंस बिल कहते हैं। फाइनेंस बिल के अंतर्गत क्या आता है? फाइनेंस बिल उसको बोलते हैं, या मनी बिल होता है, मनी बिल ही होता है लेकिन ये रिलेटेड टू ऑर्डिनरी बिल, ये ऑर्डिनरी बिल की तरह क्या होता है? ट्रीट होता है, उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल बिल। जैसे में अदर फाइनेंशियल बिल में बीएसएनएल का सर्विस चार्ज बढ़ाना हो गया, हेलमेट पर, ये आपका होते हैं किसमें? फाइनेंशियल बिल के अंतर्गत आते हैं लेकिन ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट होते हैं। तो आप बोल सकते हैं मनी बिल से क्या होगा? मनी बिल, सभी मनी बिल फाइनेंशियल बिल हो सकते हैं लेकिन सभी फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मनी बिल मतलब मनी, पैसे से मतलब है। और आपका रिलेटेड ऑर्डिनरी बिल उसको बोलते हैं फाइनेंशियल बिल, और फाइनेंशियल बिल के अंतर्गत आपके दोनों आ जाते हैं। तो मनी बिल क्या है? सभी मनी बिल क्या फाइनेंशियल बिल हो सकते हैं लेकिन सभी फाइनेंशियल बिल जो है आपका मनी बिल नहीं होता। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मनी बिल क्या है? ये जो मनी बिल होता है वह डिसाइड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा इसी तरह से आपका स्टेट में भी आपका विधान परिषद का जो अध्यक्ष होता है, विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वह उसका डिसाइड करता है। तो ये अब पहले क्या कहता है कि आपको राष्ट्रपति का रिकमेंडेशन लिया जाता है, रिकमेंडेशन लेने के बाद ये लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में क्या कहता है? लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा जो है इस मनी बिल को 14 दिन तक मैक्सिमम होल्ड कर सकता है। कितने दिन तक होल्ड कर सकता है? 14 दिनों तक मैक्सिमम होल्ड कर सकता है। और आपके इसको क्या है, फिर पास करने के बाद यह क्या होगा? पास हो जाएगा। अगर स्पेशल प्रोसीजर फॉर मनी बिल की बात की जाए तो आर्टिकल 109 में बात की गई है। तो मनी बिल जो है डिसाइड करता है लोकसभा का अध्यक्ष, और आपका इसके सिफारिश पर किया जाता है तो आपका प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन पर किया जाता है। अगर फंड कोष की बात की जाए तो फंड कोष में आपका कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक निधि। आपका संचित निधि में आपका पार्लियामेंट जो है पैसा निकालने का अथॉरिटी जो है आपके सरकार के पास होती है, वो बिल को पास करता है फिर पैसा निकालता है। लेकिन आपका आकस्मिक निधि की बात की जाए तो इसके पास पावर जो होता है पैसा निकालने का पावर जो है प्रेसिडेंट के पास होता है, और लोक निधि से पैसा निकालने का जो पावर होता है वह वित्त सचिव के पास होता है। ठीक है। आपका आकस्मिक में आपका कम से कम क्या होता है? 50 करोड़, यानी कॉन्स्टिट्यूंट फंड। इसमें क्या है? कॉन्स्टिट्यूंट फंड से क्या कहता है? मतलब पैसा इतना डाल दिया जाता है आपको, वो बोलते हैं आकस्मिक निधि कम से कम 500 करोड़ होना चाहिए। देखिए ऑर्डिनरी बिल जो है कैसे पास होता है उसके रिगार्डिंग के बाद पढ़ लेते हैं कैसे बिल पास होता है। ऑर्डिनरी दिस बिल वी कैन इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद रिकमेंडेशन रखते हैं। साधारण बिल को हम किसी भी हाउस में क्या कर सकते हैं? किसी भी हाउस में साधारण बिल को हम क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। इसमें हमें राष्ट्रपति की परमिशन, रिकमेंडेशन नहीं लेना पड़ता है। किसके लिए? साधारण विधेयक के लिए। यह पहले क्या होगा? लोकसभा में पेश होगा, लोकसभा में पेश होने के बाद पास होगा तो राज्यसभा में जाएगा। और साधारण विधेयक को, ऑर्डिनरी बिल को यह मैक्सिमम 6 महीने तो क्या कर सकता है? होल्ड रख सकता है। कितने तक होल्ड रख सकता है? मैक्सिमम। अगर इससे ज़्यादा रखेगा तो फिर क्या होगा? आपका ज्वाइंट सेशन पे पाया जाता है। ऑर्डिनरी बिल की बात की जाए तो ऑर्डिनरी बिल पे जो पावर होता है लोकसभा राज्यसभा दोनों का जो पावर होता है वह क्या होता है? इक्वल होता है। दोनों का पावर क्या होता है? इक्वल होता है। तो आपका 6 महीने जैसे जाता है तो उसमें क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों में क्या होगा? कॉन्फ्लिक्शन हो जाएगा। जब कॉन्फ्लिक्शन होगा तो ज्वाइंट सेशन आएगा। ज्वाइंट सेशन जो है आपका संयुक्त अधिवेशन की चर्चा करता है आर्टिकल 108 में। इसमें क्या आता है? आपको बाई प्रेसिडेंट एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट चेयरमैनशिप लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के
ज्वाइंट सेशन को बुलाता है आपका कौन, राष्ट्रपति। इसके आदेश पर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश पर बुलाता है, लेकिन चेयरमैनशिप की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष उसकी क्या करता है, अध्यक्षता करता है। ज्वाइंट सेशन नहीं ला सकता है, ज्वाइंट सेशन किसमें नहीं ला सकते हैं, ज्वाइंट सेशन नहीं ला सकता है आपका अमेंडमेंट बिल पे, आपका संशोधन विधेयक, इन स्टेट बिल, राज्य विधेयक के मामले पर हम ज्वाइंट सेशन नहीं ला सकते हैं। ज्वाइंट सेशन जो है आपका अभी तक 3 बार लाया गया है, आपका डाउरी प्रोविजन यानी दहेज प्रतिषेध नियम, बैंकिंग कमीशन और कोटा, ये 3 बार इसके रिगार्डिंग क्या है ज्वाइंट सेशन बना। तो डाउरी अधिनियम 1961 में लाया गया था और 1978 में आपका लाया गया था, कोटा 2000 में फिनेंशियल एक्ट, इसमें क्या है अब तक 3 बार ज्वाइंट सेशन हो चुका है। फाइनेंस बिल की बात की जाए तो फाइनेंस बिल जो होता है ये आपका रिलेटेड टू ऑर्डिनरी बिल होता है, ये मनी बिल की तरह ही रखा जाता है, ठीक है, लेकिन पास जो होता है वो ऑर्डिनरी बिल की तरह पास होता है। इसमें क्या आता है, आपको प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन होता है, सिफारिश पे होता है। यह पहले क्या करता है, आपको इंट्रोड्यूस ही नहीं आता, ये किसी भी हाउस में इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। साधारण विधेयक को भी आप किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आप फाइनेंस आपका विधेयक को भी किसी में कर सकते हैं। और इसमें भी क्या आता है, इक्वल पावर ऑफ बोथ हाउस, दोनों पावर का क्या होता है, पावर जो होता है वह सेम होता है। तो लोकसभा में पेश हुआ, पास हो गया, राष्ट्रपति क्या कर, फिर क्या हुआ, राज्यसभा में गया, राज्यसभा इसको होल्ड कर सकता है, और होल्ड करने के बाद कॉन्फ्लिक्शन होगा तो फिर ज्वाइंट सेशन होगा, इसमें भी ज्वाइंट सेशन होगा। और आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात किया है तो आपका आर्टिकल 368 में ये जो है आपका स्टेट में नहीं होता, और ये सभी जो है स्टेट में होता है ज्वाइंट सेशन भी, ठीक है। ये क्या करते हैं कि आपका संविधान संशोधन जो है बिल पास करना हो तो क्या करते हैं, पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, पार्लियामेंट से पास किया जाता है स्पेशल मेजोरिटी यानी 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट वोटिंग मेंबर ऑफ एंड मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर ऑफ, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर का मतलब है जितने भी मेंबर है उसका ½ और 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर है कि जो आपका प्रेजेंट है और जो वोट करने योग्य है, ठीक है, उसका 2/3 क्या होना चाहिए, और आपका दोनों मेजोरिटी उससे ज़्यादा होना चाहिए। और पास बाई पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी मोर देन 50% एन स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पास, यानी जो है संविधान संशोधन जो है 2 तरीके से होते हैं। पहला आपका पार्लियामेंट से पास हो जाएगा स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर एंड मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर, और दूसरा जो होता है संविधान संशोधन में आपका पास बाय द पार्लियामेंट और स्पेशल मेजोरिटी एंड मोर देन 50% स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा जो होता है सिंपल मेजोरिटी से पास हो सकता है। यानी संविधान संशोधन में जो है आपका 3 तरह से संविधान संशोधन हो सकता है। अब आते हैं, हम देखते हैं स्टेट में बिल की बात करते हैं तो स्टेट में आपका 107, जब आपका ऑर्डिनरी बिल 107 में था, 89 जोड़िएगा तो 109 आपका 199 से आपका 110 जोड़िए 189 तो 9 हो जाएगा, और 117 में आप 90 जोड़िएगा तो आपका फाइनेंस बिल हो जाएगा। इसमें क्या आता है, 90 जोड़ते हैं, तो फाइनेंस बिल में 90 जोड़ते हैं, मनी बिल में 89 जोड़ते हैं, ऑर्डिनरी बिल में आपको 89 जोड़ते हैं। तो इसी तरह से इसमें भी क्या है, आपका मनी बिल सभी फाइनेंस बिल हो सकते हैं, ठीक है। और ऑर्डिनरी बिल है इसी तरह से पास होता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, आपका जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसमें क्या है, मैक्सिमम 6 महीना तक रोक सकता है। इसमें ज्वाइंट सेशन स्टेट में नहीं होता है। ज्वाइंट सेशन की बात की जाए तो ज्वाइंट सेशन का जो अधिकार है वो स्टेट में नहीं है। पहले क्या किया कि आपका विधानसभा में पास हो गया, विधानसभा से पास होने के बाद विधान परिषद में जाता है, विधान परिषद में जाने के बाद ये मैक्सिमम जो है यह फर्स्ट बार में मैक्सिमम 3 महीने तक होल्ड कर सकता है, और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में 6 महीने तक होल्ड कर सकता है। तो इसमें क्या आ गया है कि आपका विधान परिषद को पावर दिया गया है कि आप सिर्फ 3 महीने तक ही क्या कर सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करने के बाद ये फिर लोकसभा में जाता है, फिर आपको क्या है होल्ड कर 3 महीना होल्ड किया जाता है फर्स्ट टाइम। लेकिन क्या है, अगर ये पास नहीं हुआ या कुछ आपको दिया गया वापस कर दिया जाएगा लोकसभा को, तो लोकसभा फिर इसको भेजती है 1 मंथ मैक्सिमम सेकेंड टाइम इसको होल्ड कर सकता है, यानी मैक्सिमम 4 महीना क्या करेगा इसको होल्ड कर सकता है।
और फिर होल्ड करने के बाद सेकंड टाइम जाएगा, सेकंड टाइम में फिर क्या होगा, यह पास हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है कि मैक्सिमम 4 महीने तक आपको स्टेट में क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। सुधार विधेयक से बात की जाए तो आपका स्टेट में जो है मैक्सिमम 4 महीने तक होल्ड कर सकता है। रिलेटेड ऑर्डिनरी बिल फाइनेंस बिल, राज्य से संबंधित विधेयक, ये जो है आपका फाइनेंस बिल जो है वह गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पर आप हाउस में रख सकते हैं। स्थान विधेयक की तरह क्या होता है, पास होता है। अभी तक क्या है, 6 स्टेट में ही हम क्या कर सकते हैं, आपका क्या है, आपका विधान परिषद में कौन कौन सा है, तो आपका तेलंगाना में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और महाराष्ट्र है। ये 6 स्टेट में ही क्या है, आपका विधान परिषद है। अब वीटो पावर के देखते हैं तो वीटो पावर, राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होता है। क्या होता है, वीटो पावर। वीटो पावर होता है तो वीटो आर्टिकल 111 में इनको वीटो पावर दिया गया है। इनको वीटो पावर 3 प्रकार के होते हैं, एब्सोल्यूट वीटो पावर, सस्पेंसिव वीटो पावर और आपका पैकेट वीटो पावर। एब्सोल्यूट वीटो पावर का मतलब है अत्यंतिक वीटो शक्ति, निलंबनकारी वीटो शक्ति और आपका जेबी वीटो शक्ति। ठीक है, इसमें क्या है, एब्सोल्यूट में क्या कर सकते हैं, ये बिल को मना कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ये बिल को मना कर देते हैं। जिसमें इसमें 2 तरह से मना कर सकते हैं, चाहे तो सरकार चेंज हो गया तो बिल अपने आप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, या प्राइवेट बिल पे होता है तो इनको प्राइवेट बिल पे इनको क्या करते हैं, मना कर देते हैं, ये बिल पास नहीं होगा। सस्पेंसिव में क्या होता है, रिकंसल्टेशन के लिए भेजते हैं और एक टाइम ही भेज सकते हैं और दूसरा में जब आएगा तो उनको क्या करना है, पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका निलंबनकारी वीटो शक्ति में रिकंसल्टेशन के लिए एक बार भेज सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो सरकार जो है उसको दोबारा वापस भेजती है तो उनको पास करना पड़ता है। जेबी पॉकेट वीटो में क्या अनिश्चित काल के लिए होल्ड रख देते हैं, उसको बोलते हैं जेबी पॉकेट वीटो। अब देखते हैं एब्सोल्यूट वीटो पावर क्या है, तो बिल को क्या कर सकता है, डिनाई कर सकता है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है पेप्सी अप्रोप्रिएशन बिल जो है उसको क्या कर सकता है, डिनाई कर दिया था। ठीक है, सस्पेंसिव वीटो पावर में वही बता दिया कि आपको रिकंसिडरेशन के लिए एक बार भेजा जाएगा, अगर सेकंड टाइम में उनको क्या करना पड़ता है, सामने के लिए बाध्यकारी करना पड़ता है। और बाध्यकारी के लिए आपका 24वां संविधान संशोधन 1971 में क्या कर दिया गया, बाध्यकारी बना दिया गया है। ठीक है, और आपका पॉकेट वीटो का जो प्रयोग है आपका ज्ञानी जल सिंह किए थे इसमें पोस्ट ऑफिस बिल पे। ठीक है, पोस्ट ऑफिस बिल, मनी बिल और अमेंडमेंट बिल इनको क्या करना पड़ता है, यानी पास करना पड़ता है। अगर इनके पास मनी बिल से रिलेटेड कोई चीज़ हो या कोई संविधान संशोधन विधेयक हो तो ये क्या कर सकते हैं, ये अपना वीटो पावर का यूज नहीं कर सकते हैं। तो मनी बिल पे और अमेंडमेंट बिल पे ये वीटो पावर का यूज नहीं करेंगे। और इसी तरह से 111 में 89 जो कहते हैं 200 है, ऑल पावर ऑफ सेम एज द सेंटर, बट कुछ जो है उनको पावर नहीं दिया गया। एनी स्टेट बिल कैन बी रिजर्व द प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नर। ये 200 में क्या है कि कोई भी गवर्नर जो है वो राष्ट्रपति के लिए कोई भी बिल को रिजर्व रख सकता है। ठीक है, और राष्ट्रपति उस पर क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, तो राष्ट्रपति उसको क्या कर सकते हैं, एब्सोल्यूट भी ले सकते हैं, सस्पेंशन भी ले सकते हैं और पैकेट वीटो भी ले सकते हैं। स्टेट में, सेंटर में इनको तीनों यानी कुछ भी कर सकते हैं। 201 के अंतर्गत जो है आपको 200 के अंतर्गत जो है गवर्नर जो है राष्ट्रपति के लिए क्या करता है, किसी भी बिल को रिजर्व करता है। और 201 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति उस पर अपना वीटो का पावर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर आपका 200 में दिया गया वीटो पावर ऑफ आपका गवर्नर। इनमें भी 3 प्रकार का, ये भी मना कर सकता है, सस्पेंसिव है इनके पास भी, यह भी क्या करता है, रिकॉन्सेंट्रेशन कर सकता है 1 टाइम, और आपका पैकेट भी होल्ड कर सकता है। इनके पास एक और है कि किसी भी बिल के रिजर्व को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रख सकता है, इनके पास एक और पावर है। और ये पावर जो है प्रेसिडेंट जो 201 आर्टिकल के अंतर्गत जो है इस पर क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट अपना वीटो पावर यूज कर सकता है। आप देखते हैं ऑर्डिनेंस पावर अध्यादेश शक्ति। प्रेसिडेंट के जो पावर होते हैं अध्यादेश शक्ति जो है 123 के अंतर्गत होता है और गवर्नर के अध्यादेश शक्ति जो है 213 के अंतर्गत होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर कार्य करती है, दोनों जो होता है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के अध्यादेश शक्ति जो है वह देता है, वो किसके आधार पर, तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पर। ये जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किया गया है।
और जो 6 सप्ताह की अवधि होती है, ये लोकसभा राज्यसभा जिस बैठक होगा उसी के बाद से गणना किया जाएगा, यानी लोकसभा राज्यसभा जिसकी बैठक जो बाद में होगी उसी से गणना किया जाएगा। चलिए देखते हैं कि ऑर्डिनेंस पावर में क्या है। जैसे ऑर्डिनेंस पावर मान रखिए कि अगर कोई आकस्मिक हमको विधेयक बनाना है, उस समय आपका लोकसभा राज्यसभा क्या हो, आपका सत्र में नहीं हो, तो उसके रिगार्डिंग क्या करता है, अगर सरकार विघटन हो गया है तो उसके रिगार्डिंग प्रेसिडेंट क्या करता है, एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के तत्काल क्या करता है, ऑर्डिनेंस पावर का उपयोग करके वह क्या करता है, अगर सेशन वर्किंग में नहीं है तो क्या कर सकता है, ला सकता है। उसको बोलते हैं अध्यादेश में आपको क्या करता है, सेशन स्टार्ट, वो क्या करता है कि आपको क्या कहता है, अध्यादेश जारी कर दिए गए, और अध्यादेश जो है जो नियम बनाता है वो एक्ट क्या करता है, मतलब कानून की तरह ही बन जाता है। तो इसका क्या है, कितने समय के लिए रह सकता है, तो पहले क्या करता है कि आपको ये 6 महीना, 6 महीने नहीं, आप क्या है, ऑर्डिनेंस पावर सेशन नॉट वर्किंग होता है, एक्ट इम्प्लीमेंट या इम्प्लीमेंट हो सकता है सेशन स्टार्ट के 2 महीने के बाद, 2 मंथ, ठीक है, आपका आफ्टर 2 मंथ इसको क्या सस्पेंडेड होता है, यानी 2 महीने तक ही क्या कर सकता है, अध्यादेश रह सकता है। विद इन 6 वीक पास, अगर आपका सत्र में आ जाती है तो 6 सप्ताह के बाद के इनको पास करना पड़ेगा, अन्यथा ये अपने आप सस्पेंडेड हो जाएंगे, ठीक है। या पास करके 6 सप्ताह के अंदर ही क्या कर सकता है, इसको इम्पीचमेंट को समाप्त कर सकता है। तो आपका मैक्सिमम टाइम कितना हो गया, मैक्सिमम बोथ इन हाउस पार्लियामेंट एक्ट कंटिन्यू, अगर कंटिन्यू इसको रखना है तो आपको पास करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम टाइम 6 महीना, क्योंकि 2 बैठक के बीच में 6 महीना का गैप हो सकता है, तो 6 महीना गैप हो गया प्लस 6 वीक हो गया, यानी 6 महीना 6 वीक से। और ये जो बिल होता है वह सिंपल मेजोरिटी से क्या होता है, पास होता है। और इसी तरह से गवर्नर में भी वैसा ही है कि आपका इम्पीचमेंट लाएगा, ये आपका क्या बोलता है, देश लगाएगा, और ये भी क्या है, आपको 2 महीने के अंदर इसको क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, नहीं तो क्या हुआ, सस्पेंडेड हो जाएगा। और मान लेते हैं कि 6 महीने का मंथ बोथ हाउस, मॉडर्न पावर जो होता है वह राष्ट्रपति का जो है स्वविवेकी शक्ति नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि जो क्षमा करने की जो शक्ति होती है वह स्वविवेकी शक्ति नहीं है। जुडिशरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जुडिशरी पावर देखते हैं क्या क्या है। तो सभी आपका ऑल जज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जितने भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उसको नियुक्त करने का काम करता है प्रेसिडेंट। ऑल जज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को रिमूव भी कौन करता है, तो आपका प्रेसिडेंट, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ एडवाइस ऑफ पार्लियामेंट। और ये किसके आदेश पर करता है, तो पार्लियामेंट यानी संसद के आदेश पर क्या करता है, आपको क्या करता है, सभी जज के रिमूव कर सकता है। क्षमा करने की शक्ति है आपको राष्ट्रपति को मिला है 72 में, और गवर्नर को उसी तरह से मिला है 189 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपको 161 में। ऑल पनिशमेंट कैन बी पार्डन बाय द प्रेसिडेंट, सभी जितने भी आपका है सभी पनिशमेंट को माफ कर सकता है राष्ट्रपति, लेकिन गवर्नर जो है, गवर्नर कैन नॉट बी पार्डन द सेंटेंस ऑफ डेथ एंड पनिशमेंट ऑफ कोर्ट मार्शल, यानी मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता है और पनिशमेंट ऑफ कोर्ट मार्शल को भी माफ नहीं कर सकता है, और जिसके अलावा सभी जो है आपका गवर्नर भी माफ कर सकता है। पार्डन अगर आपको आर्टिकल में 22 में देखें तो क्या क्या इनको माफ करने की क्षमता है, या इसको बोलते हैं जैसे पार्डन माफ करना, माफ करने का मतलब है सजा को बिल्कुल खत्म कर देना। कम्यूटेशन लघुकरण में क्या किया जाता है, आपके नेचर ऑफ पनिशमेंट को चेंज कर दिया जाता है। जैसे आपको मृत्यु का दंड मिला है तो आपको उम्र कैद, और उम्र कैद अगर मिला है तो 14 वर्ष में कन्वर्ट कर दिया जाता है। रिमिशन माने होता है परिहार, रिमिशन माने तो होता है परिहार, यानी सजा को सिर्फ क्या करता है, कम करता है। इसमें आपके प्राकृतिक में चेंज नहीं करना है, जैसे आपको 10 साल का सजा मिला है तो 5 साल को सजा मिलेगा, ये सिर्फ क्या है, सजा में ही क्या आपको परिवर्तन करेगा। स्पाइट में होता है विराम, विशेष परिस्थिति में क्या कहता है, सजा को कम कर देना। जैसे कोई लेडीज प्रेग्नेंट है उसमें हो सकता है, या माइंड डिस्टर्बेंस है उसमें भी क्या सकता है, आपको विराम स्पाइट हो सकता है। और प्रविलंबन या स्प्राइब का मतलब होता है मृत्यु दंड के मामले में खास करके दिया जाता है। जैसे मृत्यु दंड की सजा मिली हो लेकिन वह क्षमा के लिए राष्ट्रपति के पास क्या है, भेजा गया है, और अब तक राष्ट्रपति से कोई जवाब नहीं आया है, तो क्या तब तक इसको क्या कर सकते हैं, प्रविलंबन कर सकते हैं।
राष्ट्रपति राज्यपाल का जुडिशरी पावर जो है हाई कोर्ट तक ही सीमित होता है। यह आपका सुप्रीम कोर्ट जो होता है 124 और हाई कोर्ट जो होता है 214 और डिस्ट्रिक्ट जज होता है आपका 233। ठीक है। प्रेसिडेंट जो होता है ऑल इंडिया में मतलब कहीं भी किसी भी जज का ट्रांसफर करवा सकता है। लोकसभा रिप्रेजेंट पब्लिक, लोकसभा जो है आपको पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है। राज्यसभा जो है आपका स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। स्टेट में क्या होता है, ज्वाइंट सेशन नहीं होता है। अगर डिप्लोमेटिक पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात करें, डिप्लोमेटिक पावर ऑफ प्रेसिडेंट जो है ऑल एग्रीमेंट एंड ट्रीटीज विद द अदर कंट्रीज शैल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। यानी जितने भी आपका एग्रीमेंट होगा, संधि होगा किसी भी देश के साथ, तो उसका जो है आपका नेम जो है राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। पावर डेलीगेट करता है पीएम को, अदर कंट्री के नाम पे करता है। हाई कमिश्नर और एम्बेसडर का अपॉइंटमेंट, जितने भी आपका उच्चायुक्त है या राजदूत है सभी को रिमूव और अपॉइंट करने का काम जो है वो प्रेसिडेंट करता है, एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। उच्चायुक्त उसको बोलते हैं जो ब्रिटिश गुलाम में हो, उस देश में उच्चायुक्त होगा। और राजदूत आपका, राजदूत को भी नियुक्त करता है कौन, राष्ट्रपति, केंद्र सरकार की सलाह पे। मिलिट्री पावर की बात करते हैं तो मिलिट्री पावर जो है आपका राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियाँ। प्रेसिडेंट इन चीफ कमांडर ऑफ आर्म फोर्स क्या होता है, आपका सभी आर्म फोर्स का चीफ कमांडर होता है। डिक्लेरेशन ऑफ वार, युद्ध की घोषणा जो है प्रेसिडेंट करता है। हेड ऑफ आर्म फोर्स, यही सभी आर्म फोर्स का हेड को जो अपॉइंट रिमूव करता है यह प्रेसिडेंट करता है। एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पर ही क्या करता है, जितने भी आर्म फोर्स है सभी के हेड को नियुक्त और रिमूव करता है। आर्टिकल 52 में बोला गया है कि ऑल पावर डिफेंस शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, यानी आपके क्या बोलते हैं, और डिफेंस रक्षा की समस्त शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति में नियुक्त होती है। फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात की जाए तो फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ फाइनेंशियल कमीशन और प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन मेंबर विद द फाइनेंस कमीशन, तो अपॉइंट इसको रिमूव करने का जो होता है वो क्या करता है, प्रेसिडेंट करता है, एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल फाइनेंस कमीशन बाय द प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंशियल पावर ऑफ गवर्नर, इसी तरह से आपका गवर्नर का भी फाइनेंशियल पावर होता है, ये एडवाइस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट यानी सीएम के परमिशन से करता है, अपॉइंट और रिमूव करता है चेयरमैन और मेंबर ऑफ फाइनेंशियल स्टेट। नेशनल इमरजेंसी वर्ड एक बार में एक वर्ष कार्यकाल बढ़ा सकता है, इसमें सरकार नहीं गिरती है। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट दोनों में। स्टेट का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका इमरजेंसी में चला जाता है। इमरजेंसी की बात करते हैं तो इमरजेंसी आपका जर्मनी से लिया गया है। इमरजेंसी कहाँ से लिया है, जर्मनी से। 3 प्रकार के होते हैं, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, और आपका स्टेट इमरजेंसी, राज्य राष्ट्रपति शासन, या फाइनेंशियल या वित्तीय इमरजेंसी। ठीक है, या राष्ट्रपति शासन को ही बोलते हैं, या स्टेट इमरजेंसी को बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। आर्टिकल 352 में ये 3 बार लगा रखा गया है, और 356 में यह स्टेट में लगता है, और 360 में विद फाइनेंस अभी एक बार भी नहीं लगा है। नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं आर्टिकल 352 में होता है। इसके आधार की बात करें तो युद्ध हो सकता है, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल वार अटैक, यानी बाहरी आक्रमण की संभावना हो तभी क्या सकता है, नेशनल इमरजेंसी लग सकता है। और इंटरनेशनल रिविलेशन या इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति या आंतरिक विद्रोह के आधार पर भी क्या करता है, आपका इमरजेंसी लगता है। अभी तक 3 बार 1962 में चाइना से युद्ध था, 1971 में आपका पाक युद्ध हुआ, 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था। 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था। ऑल फंडामेंट, इसमें क्या किया गया कि आपको आंतरिक विद्रोह के आधार पर 24वां संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक विद्रोह और आंतरिक अशांति को हटा के क्या किया था, आम सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। इसमें क्या होता है कि आपको आर्टिकल 358 में बोला गया है कि आपको 19, 20 और 21 ये क्या क्या होता है। इसके अलावा जो है आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड हो जाते हैं। आपको वार, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल अटैक, ऑल फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड बाय द प्रेसिडेंट। 20 और 21 को छोड़ के आपको सभी सस्पेंड हो सकते हैं, आर्टिकल 53-59 में बोला गया है। नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं तो नेशनल इमरजेंसी क्या होता है कि आपका प्रेसिडेंट द्वारा लगाया जाता है, एडवाइस ऑफ द कैबिनेट यानी रिटर्न साइन पे किया जाता है। 24वां संविधान संशोधन 1977 में यह किया गया कि आपको रिटर्न के आधार पर ही लगाया जाएगा। इसके पहले जो प्रधानमंत्री आपका इंदिरा गांधी थी
1975 में अपने आप बोल के राष्ट्रपति से लगवा दिया था। इसलिए 44वां संविधान 1977 में क्या किया गया, प्रेसिडेंट को आपको एडवाइस कैबिनेट का ही साइन होगा तभी जाके वो आपका इमरजेंसी लगेगा, इम्प्लीमेंट होगा। विद इन 1 मंथ पास इन बोथ हाउस, 1 मंथ के अंदर जो है दोनों आपको हाउस हो जाना चाहिए। हाउस होने से 6 महीने तक क्या होगा, एक्सटेंड हो सकता है। यह स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए और आपको प्रत्येक 6 महीना में इसको पास करके पार्लियामेंट में पास होना चाहिए। और इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन की बात की जाए तो इसका कोई लिमिट नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, अगर सेशन नहीं चल रहा है तो स्पेशल सेशन लाना होगा तभी इमरजेंसी लगेगा। कैबिनेट वर्ड यूज हमने 352 आर्टिकल में है, कैबिनेट वर्ड्स का यूज किया गया है। एक्सेप्शन आपका एक्सेप्शन जो है 5 ईयर स्टेट इमरजेंसी में लगा है, एक्सेप्शन अपवाद में। स्टेट इमरजेंसी की बात की जाए तो प्रेसिडेंट 356 आपका प्रेसिडेंट रूल इसी को बोलते हैं, आर्टिकल 356 में बात किया गया है। इसका बेस क्या है, लॉ ऑर्डर कानून व्यवस्था का सही से न चल रहा है या संविधान के अनुसार आगे नहीं चल रहा है तो यह उसके अगर फेल हो रहा है तो गवर्नमेंट क्या कर सकता है, राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन कर सकता है कि उसके एडवाइस पे ही, और फिर क्या करेगा वह राष्ट्रपति एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रपति एडवाइस लेगा और आपको इम्प्लीमेंट कर देगा। सिंपल मेजोरिटी से क्या होता है, लोकसभा में पास हो जाता है, आपका गवर्नमेंट पास कर देता है। पास इन बोथ हाउस से क्या होता है, आपका पास हो जाता है तो आपका इमरजेंसी लग जाता है। और यह क्या आता है, 6 मंथ के लिए आपको हर एक्सटेंड करना होगा आपको 6 मंथ के बाद। मैक्सिमम ड्यूरेशन आपको 3 ही होगा, अगर एक्सेप्शन में आपको 5 साल भी लगा है। स्टेट इमरजेंसी में क्या क्या हो सकता है, तो स्टेट इमरजेंसी में स्टेट गवर्नमेंट क्या सस्पेंडेड हो जाता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकल गवर्नमेंट कैन नॉट बी डिसॉल्व, यानी भंग नहीं होता है, सिर्फ सस्पेंडेड होता है। स्टेट बजट और एनी एक्ट शैल बी पास बाय द पार्लियामेंट, और आपका स्टेट बजट भी राज्य सरकार का जो बजट होता है वो पार्लियामेंट से ही पास होता है। फर्स्ट टाइम जो है पेप्सो 1951 में पंजाब में लगा था। एक्सेप्शन में 5 वर्ष लेगा था पंजाब में 1980 में। मैक्सिमम 28 5 अगर 2000 जम्मू कश्मीर लगा। स्टेट इमरजेंसी कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं, कोर्ट में क्या है चुनौती दे सकते हैं हम स्टेट इमरजेंसी को। देखिए गवर्नर क्या करता है, गवर्नर जो है वह अपने राष्ट्रपति मतलब अगर इलीगल रूप से गवर्नर लगाता है तो हम क्या करते हैं, कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। 365 की बात करते हैं तो सेंट्रल सरकार केंद्र सरकार को आदेश दे सकती है कि लीगल रूप में सही काम नहीं मानने पर सीधे नहीं लगा सकते। तो आपको क्या है, आर्टिकल 365 में बोला गया है कि सेंट्रल सरकार जो है या अगर राज्य सरकार सेंट्रल सरकार का आदेश नहीं मानती है तो 365 के तहत इसको क्या कर सकती है, स्टेट इमरजेंसी लगा सकती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की जाए तो आर्टिकल 360 में आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गया है। आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी का बेस होता है वित्तीय संकट आता है तभी हो सकता है। यह किसके आधार पर लगता है, एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पर लगता है। इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है 2 महीने के अंदर क्या आता है, पार्लियामेंट से इसको 2 साल से पास होना चाहिए सिंपल मेजोरिटी से। 6 महीने तक एक्सटेंड रहेगा। इन एवरी 6 मंथ पास इन पार्लियामेंट, प्रत्येक 6 महीने उसको पास करना पड़ेगा। मैक्सिमम लिमिट की बात की जाए तो मैक्सिमम टाइम लिमिट नहीं है। फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या क्या होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह कंट्रोल होता है ऑन द मैटर ऑफ द फाइनेंस। रिड्यूस सैलरी, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं सभी का सैलरी कम हो जाएगा। रिड्यूस जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी सैलरी कम हो जाता है। लेकिन इस कंडीशन में राष्ट्रपति का सैलरी कम नहीं होता है। तो इस तरह से राष्ट्रपति के सभी पावर पड़ लिए।